जरा इन स्टैट्स को सुनो। पिछले 20 सालों में हमारा अटेंशन स्पैन 70% तक गिर चुका है। Therapists are sounding the alarm on short attention spans in children. According to a survey from Microsoft, our attention spans are less than that of a goldfish. And that's the concern, is that it's about a 33% drop. So we lost about a third of our attention span. जहां 1945 में एक एवरेज स्टूडेंट की वोकैबुलरी में 25,000 वर्ड्स होते थे, वहीं आज हमारी वोकैबुलरी में सिर्फ 10,000 वर्ड्स ही होते हैं। आज हर 4 में से एक टीनेजर को सेकंड क्लास के बच्चों की बुक को रीड करने में भी बहुत मुश्किल होती है। 8th grade kid could not spell a single word correctly on this list. 8th grade. यहाँ तक कि कई स्टडीज के हिसाब से हमारी कॉग्निटिव पावर तो 2012 में ही पीक कर चुकी थी और तब से हमारी इंटेलिजेंस गिरती चली जा रही है। तभी रीसेंट स्टैट्स हमें ये बताते हैं कि जो भी बच्चे पेंडेमिक के समय पर पैदा हुए थे, उनका IQ 20 पॉइंट्स कम है। यानी जहां 1980s में साइंटिस्ट जेम्स फ्लिन ने ये डिस्कवर करा था कि हर 10 साल में हमारा IQ 3 पॉइंट्स ऑन एवरेज बढ़ता है, वहीं अब ये इफेक्ट रुक सा गया है। पिछले 100 सालों में IQ चार्ट्स में पहली बार माइनस की रीडिंग आई है। लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है? क्यों जेन Z और जेन अल्फा में आने वाले बच्चे डम होते जा रहे हैं? अपनी बुक द डमेस्ट जनरेशन में ऑथर मार्क बॉर्डलिन बताते हैं कि आजकल के बच्चे बेसिक लेवल के कॉग्निटिव लोड को भी नहीं झेल पाते, जैसे एक पूरी बुक को फिनिश करना, लंबी और डीप कॉन्वर्सेशंस करना या फिर अपने दिमाग में कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें उनके पेरेंट्स अपने कल्चर में लाने के बजाय उन्हें डिजिटल कल्चर के पास भेज देते हैं। जब तक एक बच्चे की कुछ सोचने समझने की उम्र होती है, उससे पहले उनको आईपैड पकड़ा दिया जाता है। इतने सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो अपना समय बचाने के लिए बच्चों को स्क्रीन के आगे बैठा देते हैं और जाने अनजाने में अपने बच्चे के नाजुक दिमाग को इतने सारे प्लेजर वाले केमिकल से ओवरलोड कर देते हैं। इतने सारे पेरेंट्स आजकल सोशल मीडिया पर ऐसी वीडियोस डाल रहे हैं जहां पर जैसे उनके बच्चों से फोन या फिर आईपैड ले लिया जाता है, वैसे ही वो बच्चे पूरे घर को सर पर उठा लेते हैं। इवन एक रीसेंट न्यूज में जहां पर एक माँ अपने आईपैड एडिक्टेड बच्चे को एयरप्लेन में लेकर जाती हैं और जब उसे आईपैड नहीं मिला तब वो 8 घंटे तक पूरी फ्लाइट में कंटिन्यूअसली चिल्लाता रहा। That ear-piercing scream is an unruly child on a transatlantic flight to New York. ये इंसिडेंट रिफ्लेक्ट करता है कि हम अपने बच्चों के साथ कर क्या रहे हैं, और ये प्रॉब्लम सिर्फ बच्चों तक लिमिटेड नहीं है। इवन एक और केस में 15 साल के एक बच्चे से जब उसकी माँ ने उसका आईफोन ले लिया, तब उस बच्चे ने रिवेंज के तौर पर पूरे घर को ही तहस नहस कर दिया। बच्चों को इतनी छोटी उम्र से ही स्क्रीन्स की आदत लगवाने के लिए कोकोमेलन जैसे टीवी शोज ब्राइट कलर्स और रिपीटेटिव साउंड्स का इस्तेमाल करते हैं, जिससे एक बच्चा एक ट्रांस लाइक स्टेट में चला जाता है। उसको ये पता ही नहीं होता कि उसके आसपास चल क्या रहा है। आप चाहे उसे खाना खिलाने की कोशिश कर रहे हो, उसको बोल रहे हो कि पढ़ाई में ध्यान दे, वो कुछ भी नहीं सुनेगा। लेकिन जिस पॉइंट पर आप टीवी को बंद कर दोगे, वैसे ही वो आपसे लड़ना शुरू कर देगा। कोकोमेलन की नर्सरी राइम्स में ऑन एवरेज हर 1 से 2 सेकंड में कोई ना कोई सीन चेंज होता है, ताकि बच्चे की अटेंशन लूज ना हो और वो कॉन्स्टेंटली अपने टीवी या फिर आईपैड से चिपक कर बैठा रहे। और जब एक बच्चा कॉन्स्टेंटली इतना ज्यादा हाइपर स्टिमुलेटेड होता है, तब उसका दिमाग खुद किसी चीज पर फोकस करने के केपेबल बन ही नहीं पाता। और जब एक ऐसा बच्चा बड़ा होता है, तब वो अपने फोकस को एक जगह पर मेंटेन करने के लिए रिलाय करता है सोशल मीडिया पे, पॉर्न पे, गेम्स पे, टीवी शोज पे और मूवीज पे। अदरवाइज वो एक जगह पर शांति से बैठ ही नहीं पाता। इवन कई स्टडीज तो ये भी बताती हैं कि आपके फोन की बस मौजूदगी भी आपकी कॉग्निटिव पावर को गिरा सकती है। यानी अगर आपने अपने फोन को स्विच ऑफ करके बस टेबल पर रखा हुआ है, आप कोई स्क्रॉल नहीं कर रहे हो, अपनी नोटिफिकेशन को चेक नहीं कर रहे हो, नथिंग, स्टिल आपके दिमाग का एक पार्ट क्वेश्चन कर रहा होता है कि क्या नोटिफिकेशन आई होगी, किसने मैसेज किया होगा, जो मैं वो गेम खेल रहा था क्या मुझे उसको आगे प्रोग्रेस करना चाहिए, क्या हो रहा होगा फोन में। तो जो ये एंटिसिपेशन होती है, इसकी वजह से अ पार्ट ऑफ योर इंटेलिजेंस इज स्टिल एंगेज्ड विद दैट फोन इवन इफ यू आर नॉट यूजिंग इट। तो इस तरीके से टेक्नोलॉजी का यूज हमें एक्चुअल में डम बना रहा है। सेकेंडली, हमारी डाइट इतनी ज्यादा न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट होती है कि हमारे दिमाग को फुली फंक्शन करने के लिए हमारे पास पर्याप्त पोषक तत्व होते ही नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर कुछ टाइम पहले तक पूरी दुनिया में एक कर्वी फीमेल बॉडी को बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव माना जाता था, बिकॉज जब भी एक फीमेल की बॉडी में इनफ फैट रिजर्व्स होते हैं, तब ये फैट DHA मॉलिक्यूल को स्टोर कर पाता है और यूजुअली फैट फीमेल की बॉडी में उनके हिप्स और उनकी थाइस के अराउंड स्टोर होता है। ये फैट आगे चल के यूज होता है एक बच्चे के दिमाग को बनाने के लिए। लेकिन जब भी एक फीमेल बहुत ही ज्यादा दुबली पतली होती है और उनके पास इनफ फैट रिजर्व्स नहीं होते, होता क्या है,
उनका बच्चा जो होता है वो उतना इंटेलिजेंट पैदा नहीं होता, बिकॉज उनके पास इनफ रिजर्व्स ही नहीं थे उस बच्चे के दिमाग को पूरी तरीके से बनाने के लिए। जिस पॉइंट पर वेस्टर्न कल्चर ने ये डिक्लेयर कर दिया कि टिपिकली लीन और मॉडल टाइप की लुक आइडियल ब्यूटी को सिंबलाइज करती है, उसी पॉइंट से कहीं ना कहीं मेजोरिटी जो इंडिया की रीजन्स हैं उन्होंने भी खुद को ब्रेन वॉश करके ये बोल दिया कि ब्यूटी की डेफिनेशन तो यही होती है कि एक लड़की बहुत ज्यादा स्किनी है। बट इससे प्रॉब्लम ये होती है कि जब भी हमारे पास एक बच्चा पैदा होता है, माँ पूरी डिप्लीटेड होती है और बच्चा जो होता है वो उतना शार्प और स्ट्रांग नहीं होता जितना वो होने के काबिल था। इसके साथ ही क्योंकि एक टिपिकल इंडियन मील कार्बोहाइड्रेट रिच होती है, तो जब भी हम इतना सारा कार्ब्स कंज्यूम करते हैं तब हमारे ब्लड स्ट्रीम में हमेशा ग्लूकोज हाई रहता है और इस ग्लूकोज को ठिकाने लगाने के लिए हमारी पैंक्रियाज इंसुलिन को रिलीज करती है। और जब भी हमारी बॉडी में कॉन्स्टेंटली इंसुलिन हाई रहता है तब हमारे ब्रेन तक ग्लूकोज पहुंच ही नहीं पाता है, जिससे ब्रेन में मौजूद सेल्स को इनफ न्यूट्रिशन नहीं मिलता है और इसके साथ साथ ब्रेन में मौजूद न्यूरॉन्स आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, जिससे हमें ब्रेन फॉग एक्सपीरियंस होता है। और ऊपर से अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा प्लास्टिक का यूज़ होता है, जैसे अगर आप माइक्रोवेव करते टाइम प्लास्टिक कंटेनर्स का यूज़ करते हो, आप पानी भी प्लास्टिक की बोतल से पीते हो, आप पैकेज फूड्स खाते हो, या फिर आप पॉलिएस्टर के कपड़े पहनते हो, यानी जो ड्राई फिट टाइप की क्लोथिंग होती है, जो जिम वाले कपड़े होते हैं एकदम जो शाइन कर रहे होते हैं, वो प्लास्टिक से बने होते हैं बेसिकली। जब भी आप इस तरह के प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करते हो तो ये आपकी स्किन के थ्रू या फिर आपके मुंह के थ्रू आपकी बॉडी में आते हैं। और एक मैं आपको फैक्ट बताना चाहूंगा माइक्रोप्लास्टिक्स के बारे में, जब भी ये हमारी बॉडी में आते हैं हमारी बॉडी के पास कोई मैकेनिज्म ही नहीं होता जिसके थ्रू ये उनको एक्सक्रीट कर सके। तो धीरे धीरे जब आप प्लास्टिक की बोतल से पानी पीते हो, आप प्लास्टिक में ही माइक्रोवेव कर रहे हो, होता क्या है, ये माइक्रोप्लास्टिक्स आपकी बॉडी में आके आपके ऑर्गन्स के अराउंड और आपके ब्रेन में जमना शुरू कर देते हैं। यानी इस प्रॉब्लम का कोई डायरेक्ट क्योर नहीं है, आप बस इसे प्रिवेंट कर सकते हो बेटर लाइफस्टाइल चॉइसेस को मेक करके। और जो भी आप खाने पीने की चीजें यूज कर रहे हो या फिर पहनने की चीजें यूज कर रहे हो, मेक श्योर कि वो प्लास्टिक से ना बनी हो। हमें डम बनाने में तीसरी गलती है हमारे एजुकेशन सिस्टम की। प्रोफेसर बॉल्डिन बताते हैं कि यंग लोग हिस्टोरिकल नॉलेज को डिसमिस कर देते हैं ये सोचकर कि किसी भी तरह की हिस्टोरिकल नॉलेज या फिर दुनिया के बारे में जानकारी लेने की क्या जरूरत है जब आपको हर तरह की इंफॉर्मेशन ऑनलाइन इतना इजीली अवेलेबल है। अगर आपको कुछ कैलकुलेट भी करना है तो मैथ्स की क्लास जाने की क्या जरूरत है जब आप अपना फोन निकाल के इजीली कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हो। और जहां एक हद तक ये बात बहुत ज्यादा सेंस बनाती है कि अगर टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है तो आप पीछे क्यों हो, आप भी टेक्नोलॉजी का अच्छे से एडवांटेज लो, उसको यूज करो। बट आप यहां पर यह बात भी समझो कि आजकल के यंग लोगों को ये इल्यूजन मिल रहा है कि ये सारी नॉलेज उनकी है और वो खुद नॉलेजेबल है। जो इंसान खुद हिस्ट्री और कल्चर की नॉलेज नहीं लेता वो बहुत ज्यादा प्रोग्रामेबल होता है, बिकॉज ऐसा इंसान अपनी मेमोरी, अपनी विजडम और अपनी जजमेंट को आउटसोर्स कर रहा होता है एक सर्च इंजन से। वो अपनी वैल्यूज और मॉरल्स खुद बनाने के बजाय जो भी सर्च रिजल्ट में टॉप रिजल्ट आता है उसी से सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है। इस प्रॉब्लम को फिलोसोफर्स बोलते हैं डेटा वर्सेस डिसर्नमेंट। यानी हमारे मोबाइल फोन्स में दुनिया भर का डेटा तो है बट हमारे पास डिसर्नमेंट यानी सही जजमेंट नहीं है कि हम ये पकड़ पाएं कि कौन सा डेटा सही है और कौन सा डेटा गलत है। हमारे स्कूल्स में भी हिस्ट्री को एक बोरिंग टाइमलाइन की तरह पढ़ाया जाता है जहां पर हमें अलग अलग डेट्स, जंग के नाम, पता नहीं क्या क्या याद करना होता है। लेकिन कोई भी टीचर हमारे पास आके हमें ये नहीं बताता कि तुम्हें ये सब याद करने की क्यों जरूरत है, क्यों ये सारी डेट्स, ये सारे नाम इतना जरूरी है ह्यूमैनिटी को समझने के लिए। जिससे एक बच्चे के दिमाग में कभी भी ये अंडरस्टैंडिंग नहीं आती कि हिस्ट्री को समझने से हम ह्यूमैनिटी में रिपीट होने वाले पैटर्न्स को समझ सकते हैं और जो भी गलती हमारे एंसेस्टर्स ने की हम उनको रिपीट होने से रोक सकते हैं। और जब हमारे पास ये विजडम नहीं होती, हम जो भी कल्चरल नॉलेज होती है, जो भी हिस्टोरिकल नॉलेज होती है, उसको उठा के फेंक देते हैं और हम उसको नॉलेज की तरह नहीं, हम उसको डेड इंफॉर्मेशन की तरह देखने लगते हैं। ना ये सारी बातें हो गई प्रॉब्लम्स की, बट इसका सोल्यूशन क्या है? अगर आप अपने दिमाग को इतना तेज बनाना चाहते हो कि वो किसी भी समस्या को ऐसे काट पाए जैसे मक्खन को गर्म चाकू काटता है, तो आपको 3 चीजें दिमाग में रखने की जरूरत है। फर्स्ट, सेल्फ एजुकेशन। सेकेंड, ईटिंग लाइक योर एंसेस्टर्स। एंड थर्ड, लिमिटिंग टेक्नोलॉजिकल एक्सपोजर टू योरसेल्फ एंड द किड्स अराउंड यू। सिर्फ वही खाना खाओ जो आपके एंसेस्टर्स हजारों सालों से खाते आए हैं, जिनमें प्रोटीन्स, कार्ब्स और फैट्स का एक बैलेंस होता है। खुद को एजुकेट करो हर उस चीज के बारे में जो दुनिया में आपको पसंद है। गो ऑल इन। दुनिया में कोई भी चीज हो सकती है, आपको कैमरास का शौक हो सकता है, गाड़ियों का शौक हो सकता है, साइकोलॉजी का शौक हो सकता है, कोई भी टॉपिक, कोई भी फील्ड, गो ऑल इन। आपको दुनिया में किसी एक चीज के बारे में उसकी हिस्टोरिकल नॉलेज, उसके साथ कल्चर की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इट मेक्स यू वेरी यूनिक एंड वेरी पावरफुल। एंड तीसरी चीज,
जब भी आप कोई काम कर रहे हो, आपको ये पता होना चाहिए कि मैं इससे डोपामिन डिराइव कर सकता हूं, मैं इससे ही खुशी और फुलफिलमेंट डिराइव कर सकता हूं। और इसको करने के लिए फर्स्ट यू हैव टू गो ऑन अ डोपामिन फास्ट। यानी अभी आपकी डोपामिन सर्किटरी तभी डोपामिन आपको देती है जब आप फोन से, अपने आईपैड से या फिर अपने लैपटॉप से एंगेज करते हो। बट अगर आप एक डोपामिन फास्ट पर जाते हो और आप अपने आप को रीवायर करने की कोशिश करते हो खुद कुछ काम करके, जब भी आप कुछ काम कर रहे हो, इफ यू जस्ट मेक दिस कॉन्शियस स्विच कि जब भी मैं कोई काम करूंगा मैं खुशी के साथ करूंगा। जब आप खुशी के साथ कोई भी काम करते हो, आप अपने दिमाग को ये सिग्नल देते हो कि दिस इज माई चॉइस। मैं जब भी कोई किताब पढ़ रहा हूं या फिर मैं अपना कोई प्रोजेक्ट बना रहा हूं, ये मेरी चॉइस है, और आपके मुंह पर एक स्माइल है। उससे आपका दिमाग क्या करेगा? आपका दिमाग उसी काम को करने के लिए आपको डोपामिन का रिवॉर्ड देने लगेगा। बाय जस्ट मेकिंग मोर एफर्ट यू विल गेट मोर डोपामिन। नाउ लिसन, अगर आपको ये प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा चुभ रही है तो अच्छी बात है, बिकॉज बहुत सारे लोग क्या करेंगे, वो इस एपिसोड को देखने के बाद वापस अपनी पुरानी हैबिट्स के पास ही चले जाएंगे। लेकिन आप उन गिने चुने लोगों में से हो जो अब एवरेज रहकर थक चुके हैं। आपको अपनी लाइफ में चाहिए डिसिप्लिन, पावर एंड इन्फ्लुएंस, जो किसी भी हैक या फिर मोटिवेशनल वीडियो से नहीं मिलने वाला है। ये आपको मिलते हैं एक भगवान की तरह अपनी इच्छा शक्ति से दुनिया को अपने मन मुताबिक बदल कर। एंड दिस इज वॉट गॉड मोड इज ऑल अबाउट। हमारी लेटेस्ट और एक्सक्लूसिव वर्कशॉप, जिसमें मैं बहुत ही लिमिटेड लोगों को लेने वाला हूँ। ये कोई कोर्स नहीं है, ये कोई वेबिनार नहीं है, ये है आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन यूजिंग द डार्केस्ट ऑफ द डार्क साइकोलॉजी एंड सीक्रेट्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी। अगर लाइफ में एक बड़ा चेंज लाना चाहते हो तो समय निकलने से पहले अपनी सीट को बुक करो डिस्क्रिप्शन में दिए पहले लिंक को क्लिक करके।